मेरे प्यारे छात्रों, आइए अब हम लोग 10th क्लास का एक चैप्टर मेंसुरेशन का पार्ट वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को हम लोग सीखने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से एक से दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, खास करके आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। उतना ही नहीं, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है, इसीलिए इसको सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले इससे संबंधित जो भी फार्मूला है उनको पहले देख लेते हैं और जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं उन टर्म्स को समझते हैं। फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, उसको समझते हुए तब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी को सीखेंगे और उसके बाद बच्चे हमें कमेंट करेंगे, जिस बुक से कहेंगे उस बुक से हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जनरली इसमें सबसे पहला टर्म है वृत्त, तो हमें सबसे पहले वृत्त को ही समझना होगा। वृत्त क्या होती है बोले तो वृत्त किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर हम कोई बाउंड्री बनाते हैं एक निश्चित दूरी पे, तो उस बाउंड्री को हम लोग वृत्त कह देंगे। उस बाउंड्री को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। लेकिन ये जो बाउंड्री है ये एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ है, तो जो फिक्स पॉइंट होती है उस फिक्स पॉइंट को हम लोग केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको अगर हम O कहें तो ये फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से आप इस बाउंड्री के ऊपर कहीं भी कोई भी लाइन मिला सकते हैं। अगर हम इस बाउंड्री को गौर से देखें तो ये बाउंड्री एक कर्व शेप का है, मतलब ये वक्र रूपीय है। इस वक्र रूपीय पथ को हम लोग कहते हैं परिधि। मतलब फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो आप देख रहे हैं एक बाउंड्री, इस बाउंड्री की कुल लंबाई हमारी परिधि कहलाएगी। और इस परिधि से इस केंद्र को मिलाने वाला कोई भी लाइन कहीं से भी आप बना सकते हो, उस लाइन को हम लोग कह देंगे त्रिज्या। मतलब O से लेकर के A तक जो है वो हमारा त्रिज्या कहलाएगा। तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं OA को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसी को हम लोग अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं और इसको R से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, दूसरी बात ये कि अगर इसी लाइन को हम पीछे की तरफ परिधि के दूसरे छोर, मतलब सरकमफ्रेंस के दूसरे छोर पे अगर हम लोग आ जाएं, तो ये दूसरा छोर तक हम आते हैं, तो इस यानी कि A से लेकर के B तक कि ये लंबाई हमारी व्यास कहलाती है। लेकिन व्यास होने के लिए एक खास बात ये है कि ये केंद्र से होकर के जाना जरूरी है। अगर ये केंद्र से होकर के नहीं जाता है तब ये व्यास नहीं कहलाएगा। ये केंद्र से होकर के जाने वाली लाइन होती है जो परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाती है। खासियत क्या है कि ये केंद्र से होकर के जाती है, जानते हैं। इसी व्यास को आगे चल करके हम बोलेंगे सबसे बड़ी जीवा। इसी को हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ी जीवा। इसी को हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ी जीवा। अच्छा, इस व्यास को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। कुछ लोग कहेगा सर सब कुछ को अंग्रेजी बता रहे हैं तो परिधि का भी बता दीजिए। इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोले हमने बोला कि भैया जो फिक्स पॉइंट होती है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। जो बाउंड्री हमारी बनी है इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, उस बाउंड्री को हम लोग परिधि सरकमफ्रेंस कहते हैं। केंद्र से अगर हम लोग परिधि को किसी भी पॉइंट को, परिधि के किसी भी पॉइंट को अगर हम मिलाएं, किसी भी बिंदु को अगर मिलाएं, तो वो मिलाने वाली जो लाइन होगी वो लाइन हमारी त्रिज्या कहलाएगी। परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे पे अगर कोई लाइन खींचा जाता है और वो लाइन अगर हमारा सेंटर से होकर के जाता है, केंद्र से होकर के जाता है, तो उस लाइन को हम लोग व्यास कहते हैं। ये व्यास सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। मतलब इस पूरे वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो ये व्यास होगा। क्वेश्चन उठता है कि सर जीवा किसे कहते हैं, तो चलिए आपको हम जीवा समझाते हैं। जनरली जीवा उस चीज़ को कहते हैं जो सेंटर से, मतलब उस लाइन को कहते हैं जो परिधि के किसी एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु को जो लाइन मिलाएगा, उस लाइन को हम लोग जीवा कहेंगे। यानी कि अगर ये C है और ये D है तो ये CD हमारा जीवा कहलाएगी। याद रखिएगा, जीवा मतलब परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमारी जीवा कहलाती है। इसको हम लोग कोड कहते हैं,
ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये तो हमारी इस परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा हो गई, लेकिन परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली ये भी तो एक रेखा है, लेकिन ये रेखा हमारा वक्रीय रेखा है। ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछे कि परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कितने प्रकार का हो सकता है, तो दो प्रकार का, एक सरल रेखा हो सकती है और एक वक्र रेखा हो सकती है। तो सरल रेखा की लंबाई को हम लोग जीवा कहेंगे, और वक्र रेखा की जो लंबाई है उस लंबाई को हम लोग चाप कहेंगे। यानी कि ये हमारा CD जो है ये अपना चाप कहलाएगा, इसी को हम लोग आर्क बोलेंगे, ये CD हमारा चाप कहलाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बात है जिसको ध्यान में रखेंगे तो आगे चल करके बहुत ही काम आएगा ये सब चीज़। हाँ, ये चाप भी समझ गए, जीवा भी समझ गए। जीवा सबसे बड़ी जीवा क्यों बोले, क्योंकि किसी भी वृत्त के अंदर ये जो जीवा आप देख रहे हैं इससे बड़ी जीवा नहीं हो सकती। मतलब केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा होती है वो सबसे बड़ी रेखा होती है, उससे बड़ी सरल रेखा किसी वृत्त के अंदर संभव नहीं है, इसीलिए व्यास को हम लोग सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी, इसको समझिए। अब हम कहते हैं चाप, ये चाप सब तो समझ में आ गया, ये छोटी छोटी बातें जो वृत्त से संबंधित है इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हम वृत्त का टुकड़ा कर सकते हैं तो कितने टुकड़े कर सकते हैं। हम वृत्त को अगर हम टुकड़ा करें, अगर हम कहें कि वृत्त को तोड़ो काटो, तो इसको काट करके कितने शेप बनाए जा सकते हैं, कितने आकार दिए जा सकते हैं। ध्यान रखें कि जब वृत्त को आप बीचों बीच काट देते हो, वृत्त को जब आप बीचों बीच काट देते हो तो ये जो हमारा बनता है उसको हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त। ध्यान रखें, ये जो वृत्त बना उसको हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, इसी वृत्त में अगर हम इसको बीचों बीच तो काट ही दें और इस बीचों बीच वाले को अगर हम फिर से आधा कर दें, मतलब कुछ ऐसा बना दें, तो ये भी एक वृत्त का पार्ट ही है। वृत्त को काट करके ही ये शेप बनाया गया है, लेकिन इसमें खासियत ये होती है कि ये जो जीवा आप देख रहे हो OA और दूसरा जीवा जो आपका OC है, ये दोनों ही जीवा एक दूसरे के ऊपर लंब है। यानी कि यहाँ पे दोनों ही त्रिज्या एक दूसरे के ऊपर लंब है। ये OA भी त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है, लेकिन दोनों ही त्रिज्या एक दूसरे के ऊपर लंब है। और ये जो है ये इनका चाप है जो कि A से C को मिला रहा है। अब जरा गौर से देखिए, A से C को मिला रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। मतलब ये कि अर्धवृत्त का आधा टुकड़ा जो है इनका हमने नाम दिया चतुर्थांश। ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या होता है, चतुर्थांश। इधर आइए, और भी टुकड़ा हम लोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि वृत्त की दो त्रिज्या लेते हैं। मान लेते हैं, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है, इस वृत्त का ये आपका केंद्र, इस केंद्र को ये त्रिज्या खींचे हम लोग और ये भी एक त्रिज्या। तो इस त्रिज्या के कारण ये जो वृत्त है ये आपका टुकड़ों में बट गया। इस त्रिज्या के कारण वृत्त जो है ये टुकड़ों में बट गया। अब टुकड़ों में बटा तो चूंकि त्रिज्या की वजह से बटा, तो त्रिज्या के कारण जो हमारा वृत्त कटता है या टूटता है उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। ध्यान रखें, इसका नाम हो जाएगा त्रिज्यखंड। इसका नाम हो जाएगा त्रिज्यखंड। हाँ, त्रिज्यखंड में ये वाला कोण जो है वो फिक्स नहीं होती है, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। आपने गौर से देखा तो ये जो त्रिज्यखंड है ये त्रिज्यखंड के दो रूप हो गए। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये थीटा के कारण और इस दोनों त्रिज्या के कारण एक ये वाला पार्ट बना और एक ये वाला पार्ट बना। ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा क्योंकि दो त्रिज्या के कारण ये एक टुकड़ा बना और इसी दोनों त्रिज्या के कारण ये बड़ा वाला टुकड़ा भी तो बना। ये त्रिज्यखंड है बोरे और ये भी त्रिज्यखंड है, भूलिएगा नहीं। इस छोटे वाले को भी हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे और इसको भी हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे, लेकिन छोटे वाले को जो हम त्रिज्यखंड कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बड़ा वाला टुकड़ा आप देख रहे हैं इस बड़े वाले टुकड़े को कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। और ध्यान रखिएगा, जो लघु त्रिज्यखंड होती है उसका कोण अगर थीटा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पे कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। उस 360 में ये अगर थीटा है तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये त्रिज्यखंड हो गया और ये लघु त्रिज्यखंड हो गया और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। वृत्त को एक और तरीके से काटा जा सकता है, बोले कैसे? तो वृत्त की जो जीवा होती है उसके संगत हम लोग काट दें। जैसे मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है
हमने ये एक जीवा लिया और फिर इस जीवा के नीचे वाले टुकड़े को काट दिया या फिर ऊपर वाले टुकड़े को काट के हटा दिया। तो जैसे ही काट के हटाएंगे तो हमें मान लो ये वाला शेप मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र को तो देख नहीं रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जीवा के कारण अलग हुआ है। तो जब जीवा के कारण अलग होना तब उसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। क्योंकि वृत्त का ये खंडित हिस्सा है, टूटा हुआ हिस्सा है। ये वृत्तखंड भी अपना दो प्रकार का हो सकता है। बोले कैसे, तो आप अगर इनको घुमा गौर से देखिए तो पहले जो हम लोग बनाए थे वो कुछ ऐसा था, उनमें ये छोटा सा टुकड़ा है और ये बड़ा सा टुकड़ा है। तो इस बड़े से टुकड़ा को हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और इस छोटे से टुकड़ा को हम लोग कहेंगे वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड कह सकते हैं आप इसको, लघु वृत्तखंड। तो कुल मिलाकर के अगर हम वृत्त के टुकड़े की अगर बात करें तो इस वृत्त को जो हम लोग खंडित करेंगे तो खंडित करने से मुझे 4 फिगर मिलेगा, अर्धवृत्त मिलेगी, चतुर्थांश मिलेगा, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्त लघुखंड और लघु वृत्तखंड और फिर दीर्घ वृत्तखंड। इतनी आकृति आप मेरे को मिल सकता है और इतनी ही आकृति आपको पढ़ने को भी मिलेगा इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। इसीलिए इस आकृति को हमेशा ध्यान में रखें। और आपको पता है कि वृत्त हमारा एक 2D फिगर है। 2D फिगर मतलब द्विविमीय फिगर है। अगर ये द्विविमीय फिगर है तो 100% इसकी परिधि निकल सकती है, इसका परिमाप निकल सकता है और इसका क्षेत्रफल निकल सकती है। तो हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे कि किस फिगर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा करके हम क्षेत्रफल निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा करके हम लोग परिमाप निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा करके हम लोग परिधि निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब इन्हीं फिगर का हम परिधि, परिमाप और क्षेत्रफल बनाने का प्रयास करते हैं। निकालने के लिए फॉर्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या होता है इनका फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहला जो फिगर था वो था अपना वृत्त, दूसरा जो फिगर अपना बना वो था अर्धवृत्त, तीसरा फिगर हमारा था चतुर्थांश, चौथा फिगर जो था वो था त्रिज्यखंड, और पांचवा फिगर था वृत्तखंड। देखिए क्या क्या निकालेंगे इन फिगर्स का, इन फिगर्स का हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल, परिधि और परिमाप। क्षेत्रफल, परिधि और परिमाप। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोले, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, हम वृत्त के क्षेत्रफल को कैसे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे पाई आर स्क्वायर होता है उसको हम प्रूफ करके दिए हैं आपके पिछले लेक्चर में। आप लोग अगर वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेंसुरेशन का पार्ट 4 देखिए। मेंसुरेशन के पार्ट 4 में हम वृत्त का क्षेत्रफल और फिर जो समबाहु त्रिभुज का विसमबाहु त्रिभुज के लिए हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं। इन दोनों ही फार्मूला से जो क्षेत्रफल मिलता है हमें, उस क्षेत्रफल को हम प्रूफ करके दिखाए हैं कि कैसे हीरोन का सूत्र √s × s - a × s - b × s - c हमारा आता है, और वहीं पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। इन दोनों ही चीज़ों को हम प्रूफ करके दिए हैं। इसीलिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और समझने का प्रयास करें कि पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल कैसे होता है। अब इसकी परिधि की अगर बात करें तो इसका परिधि 2πr होगा, और इनका परिमाप भी आप अगर कोई सोचे, हालांकि इनका परिमाप तो होता ही नहीं है क्योंकि सीधी रेखा नहीं होती है। अर्धवृत्त की अगर बात करें तो अर्धवृत्त की परिधि क्षेत्रफल अगर हम ले तो क्षेत्रफल इनका आधा होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 होगा। इनका परिधि भी आधा होगा, तो आधा होगा तो बट्टा 2 यानी कि पाई आर बचेगा। और जब कभी भी परिमाप हो जिसमें सीधी रेखा हो तो उस 2r को जोड़ दिया करो व्यास को। चतुर्थांश, चूंकि चतुर्थांश पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 इसका होगा क्षेत्रफल। और इनका परिधि जो है इसका भी आधा होगा, मतलब पाई आर बट्टे 2 होगा। और आपको पता है परिमाप के लिए हमेशा हम लोग 2r को जोड़ देते हैं, तो ये 2r अपना जुट गया। आइए हम त्रिज्यखंड की बात करते हैं। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे θ/360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। यहीं पे
परिधि की अगर बात करें, त्रिज्यखंड की परिधि की बात करें तो θ/360 इंटू में 2πr आप लगा लो। कुछ लोग 2 से इसको काट दे तो θ/180 πr भी पड़ सकता है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आप परिधि तो लो ही और उस परिधि में आप 2r को जोड़ दो तो आपको परिमाप मिल जाएगा। अब आते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड में क्या होता है बोले, वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा। हम कभी किसी वीडियो में ये भी प्रूफ करके बता देंगे कि ये कैसे होता है। अभी इनका परिधि कितना होगा, तो इनका परिधि, इनकी जो चाप होती है ना, वही चाप के बराबर ही इनका भी परिधि होता है। तो आप कह सकते हो θ/360 इंटू 2πr इनका भी परिधि होगा, लेकिन इनका परिमाप बदल जाएगा बोरे। इनके परिमाप में 2r नहीं होता, इनके परिमाप में 2r नहीं होता, इनके परिमाप में जीवा जुट जाती है। जब जीवा जुट जाएगी तो इनका परिमाप बन जाएगा। इसीलिए इस फॉर्मूला को पहले अपने कॉपी पे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे और जैसे ही नोट डाउन हो जाए उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और हम लोग बुक की शुरुआत कर देंगे। इस फॉर्मूला को ज़रूर आप लोग लिख लें, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं एक्सरसाइज 12.1 और उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे 12.2 की तरफ। इसमें मात्र 3-4 क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको पहले हम लोग देख लेंगे। प्रश्नावली 12.1। देखिए प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को पढ़ने से पहले अपने पास बुक जरूर रखें, क्योंकि हम लोग बुक नहीं क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, इसीलिए बुक जरूर रखें। एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का जो बुक होती है उस बुक को जब आप अपने सामने रखोगे तो फिर आप देखोगे कि हम वही सब क्वेश्चन बता रहे हैं, और क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे और तब जाकर के वीडियो साथ में देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रही है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि आपके पास दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। इन दोनों की जो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और एक त्रिज्या ये। पहले वाले की जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इन दोनों ही वृत्त को जब हम मिला देंगे, मतलब इनकी परिधि और इनकी परिधि, दोनों की परिधि जब हम लोग जोड़ देंगे तो फिर एक तीसरा वृत्त बनेगा। उस तीसरे वृत्त की परिधि हमारी कितनी होगी ये हमें बताओ। मतलब पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि को मिलाने के बाद जो तीसरा वृत्त आपको मिलेगा उस वृत्त की परिधि हमको बताओ कि कितना होगा। कोई बात नहीं, जो हमें प्रश्न कहा था उसी प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। प्रश्न से क्या कहा, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रश्न कह रहा। अब आप जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, हम आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं। तो अगर ये पहला वृत्त है तो 2πr1 लिख सकते हैं आप, दूसरा वृत्त को 2πr2 लिख सकते हो आप, इजिकल टू नए वृत्त, इसकी त्रिज्या अगर कैपिटल आर है तो 2πr लिख दीजिए। देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा आपको, 2π कॉमन आ रहा, ये आपका r1, ये आपका r2 और ये आपका 2π कैपिटल आर। 2π से 2π आपका खत्म हो गया। r1 प्लस r2, ये r1 कितना 19, r2 कितना 9, दोनों को मिलाओ 28। ये जो 28 है ये कैपिटल आर के बराबर है। मतलब बड़े नए वृत्त जो बनेगा उसकी त्रिज्या आपकी कैपिटल आर निकलेगी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। कुछ नहीं है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है।
दो वृत्त आपके पास है, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। फिर से वही बात, आपको एक वृत्त मिला, दूसरा वृत्त मिला। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब एक तीसरा वृत्त जो इन दोनों के क्षेत्रफल को मिलाकर के बना, मतलब इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल दोनों को जब जोड़ देंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा, उसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। अब वो क्षेत्रफल हमें नहीं पता, लेकिन इतना वो क्षेत्रफल कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर हमसे पूछ रहा है कि अगर ये तीसरा वृत्त बना तो उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा वो बताओ। कोई बात नहीं, फिर से प्रश्न का यूज करेंगे हम लोग। पहले वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग पाई r1 का स्क्वायर कह सकते हैं, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को पाई r2 का स्क्वायर कहेंगे, इजिकल टू नए वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई बड़ा R का स्क्वायर हो गया। देखिए तो दोनों में पाई है, ये होगा r1 का स्क्वायर और ये होगा r2 का स्क्वायर। पाई से पाई को काटने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे में r1 का वैल्यू कितना बोले 8 सेंटीमीटर, तो आप 8 का स्क्वायर कर दो। r2 का वैल्यू 6 है तो आप 6 का स्क्वायर कर लो, इजिकल टू कैपिटल R का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 इजिकल टू कैपिटल R का स्क्वायर। दोनों को जोड़ने से 100 मिलेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगी, मतलब ये जो 10 है ये R का मान निकल जाएगा। नया जो वृत्त बनेगा जो इन दोनों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर बनेगी, उनकी त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये दो क्वेश्चन, पहला दो क्वेश्चन था। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। इसको आप लोग पॉज करके यानी कि वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट कर लेंगे और तब जा करके फिर वीडियो को स्टार्ट करके अगले देखेंगे। अभी देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को लगता है कि ये बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, बस आप स्टेप को फॉलो करें, आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन यही कह रहा है कि आकृति 12.3, तो पहले तो आकृति देख लें हम। आकृति ये कुछ ऐसा है, ठीक है। यहां पे बोला कि ये आपका गोल्ड है, G फॉर गोल्ड समझिएगा, R फॉर रेड समझिएगा, B फॉर ब्लू समझिएगा, और फिर B ब्लैक हुआ तो B के फॉर ब्लैक समझिएगा, और फिर वाइट को हम लोग क्या बोलेंगे बोले W बोलेंगे, समझिएगा। G फॉर गोल्ड, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, B के फॉर ब्लैक और फिर W फॉर वाइट। इतने कलर हैं और देखिए सब कलर एक वृत्ताकार शेप में है। गोल्ड जो है ये भी वृत्त के रूप में है, रेड भी वृत्ताकार है, ब्लैक भी वृत्ताकार है, वाइट भी आपका वृत्ताकार है। अब कह रहा है कि जिनमें केंद्र से बाहर की ओर 5 अलग अलग कलर चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। व्यास ध्यान रखिएगा, क्या बोला वो व्यास, इनका व्यास जो है वो 21 सेंटीमीटर। व्यास किसको कहते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा। और हम आपको बताए थे कि व्यास जो होती है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है, मतलब व्यास d इजिकल टू 2r। ऐसे में अगर व्यास अपना 21 सेंटीमीटर है तो बताइएगा कि ये जो गोल्ड है जिसको Rg हम लोग बोलेंगे, ये Rg कितना होगा, तो 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको बट्टा में हम लोग तो रखेंगे लेकिन दशमलव में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ लड़का जैसे ही दशमलव देखता है कि बस उसके बाद शुरू हो जाता है। उसके बाद कह रहा अन्य पट्टी, मतलब जितने भी पट्टी आप देख पा रहे हो बोरे, एक ये पट्टी है, ये पट्टी है, ये पट्टी है, ये पट्टी है, सारे के सारे पट्टी की जो लंबाई है वो 10.5 है। अच्छा अभी हम बोले थे कि 10.5 को आप बट्टा में रखो तो और बढ़िया होगा, आप 21/2 रखो, मतलब हर एक पट्टी की लंबाई 21/2 है। अब हमसे कह रहा है अंक प्राप्त करने वाले पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जरा गौर से देखो, हमें पता चल गया कि ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इनमें हर एक जितने भी अलग अलग कलर हैं, प्रत्येक कलर वाले का हमें क्षेत्रफल करा निकालने के लिए सबसे पहला चलिए हम गोल्ड से ही शुरू करते हैं, ठीक ना। तो गोल्ड वाले के क्षेत्रफल को हम लोग AG बोलेंगे, ए फॉर एरिया, किसका एरिया, गोल्ड वाले का, शॉर्टकट इस्तेमाल कीजिए। ऐसे में ये हमारा पाई RG का स्क्वायर होगा, और आपको पता है पाई का मतलब क्या होता है 22/7,
और RG का मान 21/2 है, उसका स्क्वायर कीजिए तो 21/2 इंटू 21/2, 7 में 21 और 11 दूनी में 22, 11 तिये 33 और इंटू में 21 और डिवाइड बाय कितना 2। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 दूनी 6, 6 3 9 और 3 दूनी 6/2। अब इनको आप सॉल्व कर लो, कितना निकल जाएगा बारे, निकल जाएगा आपको 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये गोल्ड वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आते हैं, गोल्ड हमारा निकल गया, अब हमें किसका चाहिए, अब हमें चाहिए रेड वाले का, मतलब एरिया ऑफ रेड। अब आप हमको बताओ, रेड तो सिर्फ इतना है, यही सिर्फ रेड है, ये वाला तो रेड है नहीं। लेकिन जब हम बोलते हैं एरिया ऑफ रेड और हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर का स्क्वायर, तो उस स्थिति में इसके अंदर जितने भी क्षेत्र हैं वो आ जाएगा। लेकिन ये तो रेड है नहीं, तो जो रेड नहीं है वो हम लोग घटा देंगे। और रेड कौन सा नहीं है, जो गोल्ड है वो रेड नहीं है, तो गोल्ड वाले का एरिया इसमें से घटा देंगे। अब देखिए फिर से पाई/7 और इंटू में आर मतलब रेड वाले की त्रिज्या। देख भाई, यहाँ से यहाँ तक 21/2 और ये भी 21/2, तो इसका मतलब 21/2 और 21/2 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 21 होगा। तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुने 21 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, और वो कितना निकला है 346.5, ये कटेगा 7 में 21। अब देखिए ये कितना होगा, 22 तिये 66 इंटू 21 माइनस 346.5, कितना होगा बोरे, 1 छक्के 6, 6 दूनी 12, 6 1 6, 18 और फिर 6 दूनी 12 1 13 माइनस 346.5। देखिए 0 दशमलव के बाद 0 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 5, 15 में से 6 गया तो 9, ये बच गया आपका 7, 7 में से 4 गया तो 3, और फिर 3 में से 3 गया तो 0, ये हमारा हो गया 1039.5। ये जो है ये हमारा एरिया ऑफ रेड कहलाएगा। उसके बाद जरा गौर से देखिए, एरिया ऑफ रेड हो गया। अब एरिया ऑफ, अगर मान लीजिए आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ब्लू चाहिए, तो ब्लू के लिए आप क्या करोगे, ब्लू के लिए आप पूरा का पूरा ब्लू ले लो और उसमें से रेड तक का एरिया घटा दो, मतलब पाई RB का स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ रेड। पाई का मतलब 22/7 और इंटू, ध्यान दें यहाँ से यहाँ तक तो हमें 21 मिला था, और उस 21 में आप 21/2 को जोड़ो, मतलब 21 + 21/2, 21 दूना 42 और 21 यानी कि 63/2 होगा बुआरे। अब ये 63/2 का स्क्वायर होगा, 63/2 इंटू 63/2 माइनस एरिया ऑफ रेड कितना निकला 1039.5, काटो 9 7 में 63, 11 दूनी 11 90। अब ये अपना हो जाएगा कितना बोरे, ये हो जाएगा 11 9 99 और इंटू में 63 और डिवाइड बाई 2 माइनस 1039.5। अब देखिए 9 तिये में 27, ठीक है, और फिर 9 छक्की 54 और 9 तिया 27, 27 और 54 कितना होगा, 7 4 11 61 और 20 81, 81 और फिर 2 83 का 3 हाथे में बचा 8 और फिर 9 छक्के 54 और 8 8 4 12 62 बाई 2 माइनस 1039.5। देखिए काट करके कि ये कितना होगा 3 1 1 और 2 16 और 0.5 माइनस 1039.5। देखिए 5 पॉइंट में से 5 में से 5 गया तो 0, 18 में से 9 गया तो 9, ये बच्चा 10, 10 में से 3 गया तो 7, ये बच्चा 0, 0 में से 0 गया तो 0 और फिर ये 2, ये हमारा हो गया आंसर। अभी एरिया ऑफ ब्लू निकल गया। ऐसे ही एरिया ऑफ ब्लैक आप निकाल सकते हो बी के, ऐसे में पाई RBK का स्क्वायर और माइनस कितना करोगे, माइनस चूंकि ब्लैक तक ब्लू तक हम लोग निकाले थे तो ब्लू का एरिया निकाल देंगे। मतलब इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जब आप करते जाओगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलते जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको पांचों चीज़, जैसे जिस प्रकार से हम आपको तीनों निकाल के दिए हैं ऐसे ही अगले 2 को भी आप निकाल लोगे।
हम समझते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए आपको जो प्रक्रिया हम बताएं उस प्रक्रिया से आप करते जाए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप लोग पॉज करके, यानी कि वीडियो को रोक करके आप लोग इनको पहले उतार लेंगे, उसके बाद आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अपना तीसरा हो गया। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। अच्छा, कार बोला, और कार का पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार। फिर बोला कि व्यास 80 है, तो त्रिज्या कितना समझना आपको, 40 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कार किस रफ्तार से चल रही है, कार की वेलोसिटी हमें पता है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, ये बताओ। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। कार का जो चक्का है हमसे पूछ रहा है कि 10 मिनट में, मतलब हमें टाइम भी दिया है कि 10 मिनट, 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, ये हमको पूछ रहा है वो। अच्छा, चक्कर की संख्या बराबर क्या होता है, अगर आपको किसी भी चीज का चक्कर निकालना हो ना, तो चक्कर की संख्या, अगर आपको किसी भी चीज की चक्कर बोले कि कितना चक्कर होगा उसकी संख्या बताओ, तो आप करना क्या, आप सबसे पहले कुल दूरी उसको भागा दे देना एक चक्कर में तय की गई दूरी से। कुल तय की गई दूरी बट्टे एक चक्कर में तय की गई दूरी। कुल दूरी किस कैसे निकालते हैं, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल इस चक्के का कितना, 66, लेकिन ध्यान रखें कि ये किलोमीटर में है और बाकी ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो आप इनको भी सेंटीमीटर में लाओगे, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए पहले किलोमीटर को मीटर में बदलो, 1000 से गुना किए मीटर में आ गया, फिर मीटर को 100 से गुना कर दो तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय समय, समय आपका घंटा में है यहाँ पे और यहाँ मिनट में है, तो ऐसा करते हैं इनको भी घंटा को मिनट में कर लेते हैं, तो 60 मिनट हो जाएगा। और ये तो हो गया आपका चाल। उसके बाद समय कितना है, 10 मिनट, तो आप 10 मिनट लिख दो, मतलब चाल गुने समय डिवाइड बाय एक चक्कर में तय की गई दूरी। आपको पता है कि एक चक्कर मतलब एक परिधि के बराबर, और परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है बोले, 40, तो आप यहाँ पे 40 लगा दो। 0 से 0 कट हो गया, 11 से 11 छक्के 66, फिर 11 दूनी 22, 11 से कट गया। अब ये आप गौर से देखिए तो आपको मिला क्या, ऊपर वाला तो सब कट गया, आपको 1000 गुने 100, यानी कि 1 पे 5 को 0, फिर नीचे से कौन जा रहा है, 7, नीचे में बचा कौन, 2 दूनी 4, और फिर 4 चौके 16, 160 बचा। अभी देखिए 0 से 0 कट सकता है, 16 से आप काटो, 16 छक्के में 96, 96 4 और 0 40, 16 दूनी 32, 16 85, 625 गुने 7, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, और 7 छक्के 42 और 1 43। इतना चक्कर आपका लगाएगा, यही इसका आंसर होगा। ये हमारा था चौथा नंबर। अभी हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बोले, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को पहचानिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब क्वेश्चन क्या बोला कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। भैया सबसे पहले परिमाप बोल क्या होता है, 2 पाई आर, क्षेत्रफल बोल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होती है। पाई से पाई गया तेल लेने, तो 2r इजिकल टू आर स्क्वायर। एक आर से एक आर को काट लो तो r इजिकल टू 2 होगा।
अब जरा सोचो कि आर कितना मात्रक होगा, तो 2 मात्रक होगी। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के आज हम लोग 12.1 में जो 4 क्वेश्चन था उन चारों 5 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 12.2 को देखेंगे। आप लोग रेगुलर रहिए। अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा महसूस होती है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उतना ही नहीं, हम आपको पूरे दावा के साथ कह सकते हैं कि अगर आप लगातार इस चैनल पे आते हैं और पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी। मेरी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, लेकिन ऑनलाइन क्लास लॉकडाउन की वजह से हमने स्टार्ट किया है, तो इनका फ़ायदा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए, कोशिश कीजिए कि आप बेहतर कर सकें, ठीक ना। और उसमें हम आपको जितना अधिक से अधिक सहयोग हमसे हो सकता है वो हम आपको करके देंगे। आप लोग वीडियो ज़रूर देखें। ओके, धन्यवाद।